नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। अफगानिस्तान में आज से तालिबान सरकार, काबुल में लगा तालिबान नेताओं का जमघट। तालिबान ने काबुल में लगाए होर्डिंग्स और बैनर। क्यों काबुल पहुंचा UAE का विमान? और अफगानिस्तान की महिला जजों में क्यों है तालिबान का खौफ? देखते हैं टॉप 9 तालिबान राज। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान शासन की तैयारी जोर शोर से चल रही है। तालिबान के मुताबिक आज सरकार का गठन होगा। राइटर्स ने तालिबान के हवाले से दावा किया है कि काबुल में तालिबान अपनी नई सरकार का गठन करेगा। मुल्ला बरादर इस सरकार की अगुवाई करेगा। इससे पहले तालिबान के हवाले से दावा किया गया था कि काबुल में शुक्रवार को तालिबान अपनी नई सरकार का गठन करेगा, लेकिन अब ये एक दिन के लिए टल गया। अब्दुल गनी बरादर अब तक दोहा में तालिबान के सियासी दफ्तर का प्रमुख भी था। सरकार गठन के लिए तालिबान के सभी शीर्ष नेता राजधानी काबुल पहुंच गए हैं। तालिबानी नेताओं ने कहा है कि सरकार गठन का कार्यक्रम काबुल में राष्ट्रपति भवन में आयोजित होगा। तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर के बेटे मोहम्मद याकूब और 1996 से 2001 के बीच अफगानिस्तान में चरमपंथियों के सत्ता में उप विदेश मंत्री रहे शेर मोहम्मद अब्बास स्टानी कजई की नई सरकार में प्रमुख भूमिका होगी। हक्कानी नेटवर्क को भी कैबिनेट में जगह मिलेगी। अफगानिस्तान के सूचना और संस्कृति मंत्रालय ने नई कैबिनेट के ऐलान से पहले काबुल में होर्डिंग लगाए, दीवारों पर नारे लिखे और झंडे फहराए। अफगानिस्तान के सांस्कृतिक आयोग के सदस्य अहमदुल्ला मुत्ताकी ने सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को ट्वीट किया, जिनमें तालिबान ने अफगानिस्तान को इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान का नाम दिया है। अफगान की नई सरकार में हिब्बतुल्लाह अखुंज़ादा इस्लाम के ढांचे के भीतर धार्मिक मामलों और शासन पर ध्यान केंद्रित करेगा, जबकि बरादर सरकार का मुखिया होगा। तालिबान सूत्रों के मुताबिक संगठन के सदस्यों के साथ ही नई सरकार का गठन होगा। सरकार में करीब 25 मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है, जिसमें 12 मौलवी हो सकते हैं। एक और तालिबान नई हुकूमत बनाने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर आम जनता परेशान है। दवाइयों और खाने के सामान की किल्लत बढ़ती जा रही है। संयुक्त अरब अमीरात अफगानिस्तान को मानवीय मदद भेजने वाला पहला देश बन गया है। UAE ने एक इमरजेंसी कार्गो फ्लाइट काबुल भेजी है, जिसमें जरूरी दवाइयाँ और भोजन सामग्री है। UAE ने मदद को लेकर कहा है कि अफगानिस्तान के लोग हमारे भाइयों की तरह हैं। हम मानवीय आधार पर उन्हें सहायता भेज रहे हैं। इस तरह की सहायता आगे भी जारी रहेगी। वहाँ के मौजूदा हालात को देखते हुए उनके हिसाब से मदद भेजे जाने की बहुत जरूरत महसूस हुई, जो हमारी ओर से मदद भेजी गई। अफगानिस्तान में करीब 250 महिला न्यायाधीशों की जिंदगी खतरे में है। इन महिला जजों ने जिन अपराधियों को सजा सुनाकर जेल भेजा था, वो सब अब रिहा कर दिए गए हैं। तालिबान के रिहा किए गए अपराधी अब खुद को गिरफ्तार करने और सजा सुनाने वाले पूर्व सरकार के कर्मचारियों को बदला लेने के लिए ढूंढ रहे हैं। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट के बाहर अकेली लड़कियों को एंट्री मिलने में दिक्कत की वजह से कई लड़कियों की जबरन शादी कराई गई थी। ये ज्यादातर उन लड़कियों के साथ हुआ जो अफगानिस्तान से पहले UAE गईं और बाद में अमेरिका के लिए रवाना हुईं। इतना ही नहीं, कई परिवारों ने कुछ पुरुषों को पैसे तक दिए ताकि वो उनकी लड़कियों से शादी कर लें और उसके बाद बतौर परिवार अफगानिस्तान को छोड़ें। पंजशीर पर कब्जे का तालिबान ने किया दावा। नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स ने तालिबान के दावे को खारिज कर दिया है। पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने क्यों लगाई संयुक्त राष्ट्र और विश्व नेताओं से मदद की गुहार, और किसने कहा युद्ध रोककर बातचीत से निकाले समाधान? देखते हैं टॉप 9 पंजशीर की जान। तालिबान ने शुक्रवार को इकलौते आजाद बचे पंजशीर प्रांत को जीतने का दावा किया। तालिबान का कहना है कि उसने घमासान लड़ाई के बाद पंजशीर को जीत लिया है, जिसके बाद अब पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया है। हालांकि नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स ने तालिबान के दावे को खारिज कर दिया है। नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स ने कहा कि पंजशीर अब भी आजाद है और उस पर तालिबान कब्जा नहीं कर पाया है। NRF ने कहा कि इलाके में अभी भी लड़ाई जारी है। पंजशीर में तालिबान के खिलाफ अहमद मसूद और पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के नेतृत्व में रेजिस्टेंस फोर्स लड़ रही है। पंजशीर पर जीत की कथित रिपोर्टों के बाद तालिबानी लड़ाकों ने काबुल में अंधाधुंध फायरिंग की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फायरिंग के दौरान 3 लोगों के मारे जाने की और कई लोगों के घायल होने की खबर है। तालिबानी प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने बयान जारी कर लड़ाकों से हवा में गोलियां न चलाने की अपील की। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने एक वीडियो जारी कर पंजशीर में तालिबानियों के कब्जे का दावा गलत बताया और कहा कि हमारी सेना तालिबानियों का डटकर मुकाबला कर रही है। इसके अलावा सालेह ने पाकिस्तान पर अपनी हत्या करवाने की कोशिश का भी आरोप लगाया है। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने अपने तजाकिस्तान जाने की खबर का भी खंडन किया और कहा कि वो पंजशीर में ही हैं। इससे पहले तालिबान ने दावा किया था कि सालेह पंजशीर घाटी के कुछ कमांडरों के साथ भाग गए हैं। सालेह का कहना है कि वे मरते दम तक तालिबान का विरोध करते रहेंगे।
अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति रहे अमरुल्लाह सालेह ने कहा कि तालिबान ने पंजशीर के लोगों के लिए मोबाइल और बिजली सेवा रोक दी है। दवाओं तक की सप्लाई को भी इजाजत नहीं दी जा रही है। सालेह ने इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक नेताओं से मदद की गुहार लगाई है। तालिबान के खिलाफ पंजशीर में मसूद के लड़ाकों ने एक मिलिट्री गाड़ी पूरी तरह से तहस नहस कर दी। पंजशीर के योद्धाओं ने रॉकेट से इस टैंक को उड़ा दिया और उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग की। पंजशीर में नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के जवान सीना तानकर तालिबानी लड़ाकों से जंग लड़ रहे हैं। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने पंजशीर में जारी जंग को खत्म करने का आह्वान किया है। स्थानीय मीडिया टोलो न्यूज के मुताबिक उन्होंने तालिबान और पंजशीर में रेजिस्टेंस फोर्स से लड़ाई को रोकने और बातचीत के जरिए अपने मुद्दों को हल करने के लिए कहा है। अफगानिस्तान के पंजशीर में तालिबान समर्थकों ने दावा किया है कि उन्होंने नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के एक टैंक पर कब्जा कर लिया है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि टैंक पर कब्जे के बाद तालिबान समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया और एक दूसरे को बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों की प्रिंस अबू धाबी से बात। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने कहा कि अफगानियों की मदद करना हमारी प्राथमिकता, और ब्रिटेन ने कहा तालिबान की नई सरकार को नहीं देगा मान्यता। देखते हैं टॉप 9 बैटल ऑफ अफगान। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के गठन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार अबू धाबी के प्रिंस जायद अल नाहयान से फोन पर बात की। बातचीत के दौरान दोनों देशों ने आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ एकजुटता पर सहमति जताई। अबू धाबी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का साथ देने का वादा किया और दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि तालिबान ने प्रतिबद्धता जताई है कि जो लोग अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं वो जा सकते हैं। इस मामले पर हमने तालिबान के साथ बातचीत जारी कर रखी है। उन्होंने कहा कि अफगानियों की मदद करना हमारी प्राथमिकता है और ये हमारी प्रतिबद्धता भी है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ये भी कहा कि वो कल अफगानिस्तान पर निकासी के प्रयास और सहयोग के समर्थन में कतर के नेताओं के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए दोहा, कतर और जर्मनी जा रहे हैं। दोहा, कतर में हमारी नई टीम काम कर रही है और हम अफगानिस्तान में रहने वाले अमेरिकियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद की स्थिति को तबाही बताया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को ताकत के दम पर नहीं थोपा जा सकता। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में बोलते हुए पुतिन ने कहा कि अगर लोगों को लोकतंत्र की जरूरत है तो वो स्वाभाविक रूप से उनके पास आएंगे। ब्रिटेन के विदेश सचिव डोमिनिक रैब ने कहा कि ब्रिटेन काबुल में बनने वाली तालिबान की नई सरकार को किसी रूप में मान्यता नहीं देगा। ब्रिटेन अफगानिस्तान में नई वास्तविकताओं से निपटने को तैयार है। डोमिनिक रैब के मुताबिक अफगानिस्तान में मानवीय जिम्मेदारियों को निभाएगा। यूरोपीय संघ के अधिकारियों ने अफगानिस्तान के नए शासक के रूप में तालिबान के साथ संबंधों के स्तर के बारे में शुक्रवार को मानवाधिकारों और कानून के शासन सहित विभिन्न शर्तों की एक लिस्ट तैयार की। ईयू अधिकारियों ने कहा कि अब जब तालिबान सत्ता में आ गया है तो वो सहयोग की इच्छा रखते हैं। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात और अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद से ही राष्ट्रपति जो बाइडेन की दुनिया भर में तो आलोचना हो ही रही है, लेकिन अब खुद अपने देश में बाइडेन की किरकिरी हो रही है। काबुल के बिगड़े हालात के लिए अमेरिकी लोग बाइडेन को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तालिबान ने चीन को अपना महत्वपूर्ण साझेदार बताया है और कहा कि चीन अफगानिस्तान में निवेश और पुनर्निर्माण के लिए तैयार है। तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने चीन की वन बेल्ट वन रोड परियोजना का समर्थन किया और बताया कि अफगानिस्तान में तांबे की खदान शुरू करने में बीजिंग मदद करेगा। दिल्ली में अफगानी बच्चों के स्कूल के बंद होने का खतरा बढ़ गया है। इस स्कूल को कोई वित्तीय सहायता नहीं मिल रही है। दिल्ली के अफगानी स्कूल में 1 से 12वीं तक के लगभग 550 से ज्यादा बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल में अफगानिस्तान बोर्ड के तहत पढ़ाई होती है। किस विधानसभा में दिखी सुरंग? जेईई मेंस की परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले कैसे हुए बेनकाब? प्रियंका गांधी ने यूपी को लेकर क्या दिया है बयान? देश की अहम खबरें जानिए टॉप 9 राष्ट्र में। दिल्ली विधानसभा के नीचे एक सुरंग का पता चला है। सुरंग का एक सिरा दिल्ली विधानसभा के ठीक नीचे है, जबकि बताया जा रहा है कि इसका दूसरा सिरा लाल किला में है। सरकार की ओर से कहा गया है कि लोगों को देखने के लिए इसे जरूर खोला जाएगा। बताया जा रहा है कि अंग्रेजों के शासन के समय 1926-27 से 1947 तक इसका इस्तेमाल किया जाता था। माना जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा से लाल किले तक की सुरंग का इस्तेमाल अंग्रेज करते थे। आजादी की लड़ाई लड़ने वालों को अंग्रेज लाल किले में कैद रखते थे। वहीं अंग्रेजों की कोर्ट उसी जगह लगती थी जहां आज विधानसभा है। इसीलिए सुरंग के रास्ते कैदी क्रांतिकारियों को अंग्रेजों की कोर्ट तक इसी सुरंग के जरिए लाया जाता था। फिर कोर्ट के पीछे बने फांसी घर में उनको फांसी की सजा दे दी जाती थी।
जेईई मेंस परीक्षा में हुए घोटाले में सीबीआई ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को इंदौर में छापेमारी की और एफिनिटी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर सिद्धार्थ कृष्णा समेत अन्य कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने सभी 7 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से इन्हें 9 सितंबर तक रिमांड पर भेज दिया गया। एंटीलिया के पास बरामद विस्फोटक के मामले में एनआईए ने चार्जशीट दायर कर दी है। इसमें सचिन वाजे समेत 10 आरोपियों के खिलाफ यूएपीए समेत कई धाराएं लगाई गई हैं। इसी साल 24 फरवरी की रात में मुंबई में एंटीलिया के पास लावारिस खड़ी एक स्कॉर्पियो कार से 20 जेलेटिन की छड़ें बरामद हुई थीं। स्कॉर्पियो कार से धमकी भरा खत भी बरामद हुआ था। राहुल गांधी ने बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की है। राहुल ने कहा है कि देश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बेरोजगारी है और इसके कुछ सीधे समाधान हैं। पीएसयू पीएसबी मत बेचो, एमएसएमई को आर्थिक मदद दो, मित्रों की नहीं देश की सोचो। इसके बाद राहुल ने लिखा है कि केंद्र सरकार समाधान करना नहीं चाहती है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि कांग्रेसी कार्यकर्ता यूपी में लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी ये लड़ाई हर छोटे बड़े मुद्दे पर है। प्रियंका ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रशिक्षण शिविरों को संबोधित किया। पार्टी इन दिनों 2 लाख पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करने की मुहिम में जुटी है। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के फ्लैट बायर्स को अक्टूबर तक बकाया पैसा जमा करने को कहा है। कोर्ट ने बायर्स को चेतावनी देते हुए कहा कि 2000 से 2500 फ्लैट बनकर तैयार हैं। उनका बकाया बायर्स 15 अक्टूबर तक चुकाएं। अगर तय समय तक फ्लैट बायर्स ने पैसा अदा नहीं किया तो उनके फ्लैट की बुकिंग को कैंसिल करने का आदेश भी जारी हो सकता है। दिल्ली के कल्याणपुरी में 6 साल की बच्ची से रेप के मामले में पुलिस ने 21 दिन के अंदर कड़कड़डूमा कोर्ट में 187 पेज की चार्जशीट दाखिल की है। मामले में अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी। 11 अगस्त को हुई इस सनसनीखेज वारदात के आरोपी 34 साल के सनमुगन को गिरफ्तार किया गया था, जो बच्ची का पड़ोसी है। आरोपी अभी न्यायिक हिरासत में है। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो रही है। भारत इंग्लैंड के बीच चल रहे चौथे टेस्ट में कांटे की टक्कर जारी है। पहली पारी के आधार पर इंग्लैंड ने 99 रन की बढ़त बनाई, जिसके जवाब में भारत ने दूसरी पारी में बगैर किसी नुकसान के 43 रन बनाए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की पूरी टीम पहली पारी में 290 रन बनाकर आउट हो गई। उमेश यादव ने 3 विकेट लिए। बुमराह और जडेजा को 2-2 विकेट मिले। टिफिन बम कांड को लेकर क्यों सरगर्म हुई किसानों की राजनीति? ट्रेन में करामात करने वाले नीतीश के विधायक की मुश्किलें कितनी बढ़ी? विश्व हिंदू परिषद ने किस अभियान के शुभारंभ की बात कही है? राज्यों की बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 देश प्रदेश। आईआईटी बीएचयू में इसी सत्र से बीटेक की पढ़ाई अब हिंदी में भी होगी। फिलहाल पहले साल के छात्रों के लिए यह सुविधा दी जा रही है। इसके साथ ही हिंदी में बीटेक की शिक्षा शुरू करने वाला बीएचयू देश का पहला संस्थान होगा। नई शिक्षा नीति के तहत अब उच्च शिक्षा में भी हिंदी में डिग्री देने की तैयारी भारत सरकार ने की है। दिल्ली दंगों के दौरान हेड कांस्टेबल की हत्या के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने 5 आरोपियों को जमानत दे दी है। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन के दौरान फरवरी 2020 में दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके में हुए दंगों में दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल की हत्या कर दी गई थी, जबकि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के डीसीपी के ऊपर हमला किया गया था। ये 5 आरोपी इसी केस से जुड़े हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने टिफिन बम कांड के आरोपी गुरमुख सिंह रोडे को क्लीन चिट दी है। मोर्चा ने कहा है कि आंदोलन में मदद कर रहे हर धार्मिक और सामाजिक संगठन पर झूठे मामले दर्ज किए जा रहे हैं। 20 अगस्त को जालंधर में टिफिन बम के साथ एक व्यक्ति को पंजाब पुलिस और एनआईए ने संयुक्त ऑपरेशन के दौरान पकड़ा था। उसकी पहचान शहर के रहने वाले अकाल तख्त के पूर्व जत्थेदार जगबीर सिंह रोडे के बेटे गुरमुख सिंह रोडे के रूप में हुई थी। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने संयुक्त किसान मोर्चा को कहा है कि अगर उन्हें अकाली दल के नेताओं से कोई भी सवाल करना है तो वो सीधा उनके पास आने को तैयार हैं। अकाली दल नेताओं का डेलीगेशन संयुक्त किसान मोर्चा के हर सवाल का जवाब देगा। सुखबीर बादल ने आरोप लगाया कि किसान आंदोलन की आड़ में पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता अकाली दल के नेताओं का विरोध कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य की दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है। ये मुलाकात गृह मंत्री के आवास पर हुई। इस मीटिंग में उत्तर प्रदेश के विभिन्न राजनीतिक विषयों और आगामी विधानसभा चुनाव पर चर्चा हुई। पटना दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस के एसी कोच में गंजी और अंडरवियर में घूमने वाले जेडीयू विधायक गोपाल मंडल अपनी करतूत के लिए मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। उसी कोच में बैठे यात्री प्रहलाद पासवान ने नई दिल्ली स्टेशन पर जीआरपी थाने में विधायक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि घटना पर गोपाल मंडल ने सफाई दी है कि उन्हें पेट में तकलीफ थी।
सीबीआई ने बैंक धोखाधड़ी के मामलों में एक फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसका नाम शरद गुप्ता है। शरद के खिलाफ 2018 में लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था। कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया था। सीबीआई के अनुरोध पर इमिग्रेशन अधिकारियों ने उसे संयुक्त अरब अमीरात से जयपुर हवाई अड्डे पर पहुंचने पर हिरासत में लिया और स्थानीय पुलिस को सौंप दिया। विश्व हिंदू परिषद गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग के साथ देश भर में जन जागृति कार्यक्रम चलाएगी। परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश के सुझाव का स्वागत है। उन्होंने कहा कि सदियों से गाय इस देश की प्राणवायु की तरह रही है, लिहाजा केंद्र और राज्य सरकारों को चाहिए कि वे इस सुझाव का अक्षरशः पालन करें। राजस्थान की अवनी लेखरा ने पैरालंपिक्स में इतिहास रच दिया है। अवनी ने अब 50 मीटर एयर राइफल्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इससे पहले अवनी ने इसी टोक्यो पैरालंपिक में 10 मीटर एयर राइफल्स में गोल्ड जीता था। खबरों में आगे बढ़ेंगे। स्कूल खुलने के बावजूद क्यों नहीं आ रहे हैं बच्चे? क्या इस बार पूरा होगा गोवा का टूरिस्टों के लिए इंतजार? केरल में होने वाली कौन सी परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है? कोरोना से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 कोरोना से जाकर। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 42,320 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 35,000 से ज्यादा मरीज इस दौरान रिकवर हो गए। देश में एक दिन में कोरोना से 327 मौतें हुई हैं। वहीं एक्टिव केस 3,99,000 से ऊपर पहुंच गया है। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 29,322 नए मामले सामने आए। वहीं इस दौरान 22,338 मरीज रिकवर हो गए। 24 घंटे में राज्य में 131 और लोगों की जान महामारी से चली गई। प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 17.91% है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल में 11वीं कक्षा की परीक्षा पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि राज्य में कोविड के हर रोज 30,000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं। ऐसे में लगता है कि राज्य सरकार ने बिना स्थिति की गंभीरता को समझे ऑफलाइन परीक्षा आयोजित कराने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चों की जान को ऐसे जोखिम में नहीं डाला जा सकता। केरल सरकार ने क्वारंटीन से जुड़े नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्ती का फैसला किया है। इस बारे में जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य में कोरोना संक्रमण की गंभीर हालात को देखते हुए इस मामले में कोई कोताही न बरती जाए। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए दिल्ली में रेलवे कोचेस को अल्ट्रावायलेट तकनीक से सैनिटाइज किया जा रहा है। खास बात यह है कि इस काम में रोबोट की मदद भी ली जा रही है। त्योहारों का मौसम शुरू होते ही रेल यात्रियों की भीड़ बढ़ने लगी है और इसके साथ ही संक्रमण की आशंका भी ज्यादा हो गई है। त्योहारों के सीजन के साथ साथ सर्दियां दस्तक देने वाली हैं और गोवा इन दिनों इसी के इंतजार में तैयारियों में जुटा है। गोवा इस बार के टूरिस्ट सीजन में कोरोना संकट से उबरकर अच्छे दिन की उम्मीद कर रहा है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि इस सीजन में वे पहले की तरह कमाई की उम्मीद कर रहे हैं। कोरोना की महामारी ने गोवा की टूरिज्म इंडस्ट्री पर भयावह असर डाला है। कोरोना की मार झेलने के बाद बिहार सरकार ने करीब 1.5 साल बाद प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों को खोला है। स्कूल खुले करीब 20 दिन हो गए, लेकिन बच्चे अभी भी स्कूल आने से कतरा रहे हैं। अलग अलग स्कूलों में उपस्थिति अधिक से अधिक 50% तक हो पा रही है। ऐसे में सरकार ने शिक्षकों को निर्देश दिया है कि वो अनुपस्थित छात्रों के घर जाकर परिजनों और बच्चों को प्रेरित कर स्कूल लाने का काम करें। दिल्ली में यूएन दफ्तर के बाहर कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी कर अफगानी नागरिकों के प्रदर्शन पर हाई कोर्ट ने चिंता जताई है। कोर्ट ने कोरोना नियमों के पालन और प्रदर्शनकारियों की संख्या सीमित करने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि कानून सभी के लिए समान है। उसने अधिकारियों से पूछा कि प्रदर्शन के लिए 500 लोग कैसे जमा हो सकते हैं, जबकि दिशा निर्देशों में इसकी अनुमति नहीं है। कोरोना की तीसरी लहर की चिंता के बीच यूपी और कई जिलों में डेंगू और वायरल का खौफ काफी बढ़ गया है। अकेले फिरोजाबाद जिले में इससे अब तक 50 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में बच्चों की संख्या अधिक है। हालात ये है कि 100 बिस्तरों वाले अस्पताल में इस वक्त 400 से अधिक बच्चे भर्ती हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।